नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभी की दुनिया की चैनल में स्वागत है। आज 8 सितंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन की खबरों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के एडिटोरियल सेक्शन की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, उसका टाइटल है द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लुकिंग बैक टू लुक अहेड। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। आर्थिक सुधार आगे देखने के लिए पीछे मुड़कर देखना। मानव पूंजी प्रौद्योगिकी तत्परता और उत्पादकता पर ध्यान देने के साथ बुनियादी बातों को ठीक करने की आवश्यकता है। देश और वैश्विक स्तर पर नोवेल कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट ने अर्थव्यवस्था और मानवता के भविष्य के प्रबंधन के लिए नई सोच और नए दृष्टिकोणों के बारे में बहस को जन्म दिया है। विश्व स्तर पर इसने अर्थव्यवस्था में लचीलापन सक्षम करने और अनुसंधान और विकास के साथ एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित किया है। भारत में आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। सुधारों का एक महत्वपूर्ण पठन जटिल आर्थिक व्यवस्था में इतिहास मायने रखता है, इसलिए पिछले 30 वर्षों के आर्थिक सुधारों को संक्षेप में देखना महत्वपूर्ण है। साक्ष्य से पता चलता है कि 1991 में प्रमुख रूप से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों और समय समय पर अर्थव्यवस्था और व्यापार के उदारीकरण के लिए बाद के हस्तक्षेपों ने देश के लिए कुछ विश्वसनीय लाभ प्राप्त किए हैं। 30 वर्षों की अवधि में विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर विनिर्माण योगदान, वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी में वृद्धि, 1990 के दशक की शुरुआत में केवल 0.6 से 1.8%, मजबूत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर निर्यात और आर्थिक विकास 6% से 8% की सीमा में सफलता के स्पष्ट संकेत हैं। आर्थिक सुधार अब तक व्यवस्था, प्रक्रिया और लोगों की तुलना में अर्थव्यवस्था की तकनीक प्रकृति पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। नतीजतन अर्थव्यवस्था के कुछ प्राथमिक चालकों मानव पूंजी और प्रौद्योगिकी की तैयारी, श्रम उत्पादकता, प्रयोज्य आय, पूंजीगत व्यय, व्यवसाय स्थापित करने में प्रक्रिया नवाचार और संस्थागत क्षमता को पर्याप्त मान्यता नहीं मिली है। वैश्विक प्रतिस्पर्धी माहौल के संदर्भ में कुछ बुनियादी मुद्दों पर बारीक से विचार किया जाना चाहिए। मानव संसाधन पूंजी एचआरसी का निर्माण, जो श्रम उत्पादकता का एक अच्छा निर्धारक है, सुधारों की पूरी अवधि में अभावग्रस्त पाया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, कम कुशल जनशक्ति और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल में अपर्याप्तता के कारण एचआरसी कम हो गया है। भारत के लिए एचआरसी रैंक 103 है। ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट 2017 के अनुसार श्रीलंका 70वें, चीन 34वें और दक्षिण कोरिया 27वें स्थान पर है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि भारत के लिए एचआरसी रैंक 103 है, जो कि ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट 2017 के अनुसार है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसा कि 2019 के लिए सकल घरेलू उत्पाद पर विश्व बैंक के डेटाबेस में संकेत दिया गया है, भारत में कम प्रति व्यक्ति जीडीपी $2104 पीपीपी के संदर्भ में $6,997 पर विश्व स्तर पर 125वें स्थान पर है, जबकि विश्व औसत $11,429 पीपीपी के संदर्भ में $17,678 पर का सीधा संबंध है। प्रति व्यक्ति पारिवारिक आय कम, अर्थात
प्रति व्यक्ति पारिवारिक आय अपेक्षाकृत कम हुई है। बारीकी से जुड़ा हुआ है। डेलॉइट 2016 में वैश्विक विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में प्रति घंटा मजदूरी $1.60 रही है। वे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के लिए क्रमशः $38, $24, $20.7 और $33.3 है। कम मजदूरी का परिवारों की खर्च करने योग्य आय पर सीधा असर पड़ता है और अधिकांश परिवारों के पास उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं या औद्योगिक उत्पादों को खरीदने के लिए पर्याप्त डिस्पोजेबल आय के लिए बहुत कम जगह बची है, जिससे मांग प्रभावित होती है। दक्षिण कोरिया 4.5%, चीन 2.1% और ताइवान 3.3% जैसी अन्य तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए उच्च मूल्य की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के 0.8% कम अनुसंधान और विकास व्यय निम्न क्षमता का परिणाम है। प्रौद्योगिकियों में नवाचार और विशेष रूप से विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी तत्परता को कम करना। श्रम उत्पादकता। एचआरसी की कमी और कम प्रौद्योगिकी तत्परता ने श्रम उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। भारत में विनिर्माण क्षेत्र में श्रम उत्पादकता जर्मनी और दक्षिण कोरिया सहित उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के 10% से कम है और चीन का लगभग 40% है। जैसा कि 2018 के विश्व बैंक प्रकाशन द फ्यूचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेड डेवलपमेंट में परिलक्षित होता है। कम उत्पादकता का प्रतिस्पर्धात्मक विनिर्माण विकास, निर्यात और आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा पूंजीगत व्यय और संस्थागत क्षमता की कमी और व्यावसायिक सेवा प्रक्रियाओं में अक्षमता के कारण व्यवसायों के लिए भूमि अधिग्रहण में, आर्थिक बुनियादी ढांचे के कुशल उपयोग में और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने में कठिनाइयां होती हैं, जिससे लंबे समय तक और अधिक उद्यम स्थापित करने में लागत, जिसके परिणाम स्वरूप उद्यमियों की रचनात्मकता ऊर्जा का नुकसान होता है। मूलभूत कमियां, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि समस्या के मूल में है, कम घरेलू आय के साथ बाह्य रूप से व्यापार के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण में कम प्रतिस्पर्धा और अपर्याप्तता के कारण कम उपभोक्ता मांग के कारण वर्षों से अर्थव्यवस्था आंतरिक रूप से प्रभावित हुई है। हमेशा की तरह व्यापार BAU दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप कम रिटर्न मिल रहा है। प्रतिमान विस्थापन। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अंतर्निहित मुद्दों को व्यापक रूप से एकीकृत तरीके से संबोधित करने के लिए नई सोच की आवश्यकता है। नए सुधारों के लिए एक अलग प्रस्थान की आवश्यकता होगी। दृष्टिकोण प्रणालीगत होना चाहिए और संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। HRC कौशल, अनुसंधान और विकास R&D, भूमि प्रबंधन और संस्थागत क्षमता, व्यावसायिक सेवाओं की गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी तत्परता, श्रम उत्पादकता और प्रति व्यक्ति आय पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। सबसे पहले बुनियादी स्तर पर विनिर्माण और उन्नत सेवाओं में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए मानव पूंजी और प्रौद्योगिकी में निवेश एक पूर्वापेक्षा है। शिक्षा, कौशल विकास, उन्नत प्रौद्योगिकियों सहित और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 8% वर्तमान लगभग 5% से बढ़ाकर एक और पहला कदम है। उन्नत विनिर्माण पर रिपोर्ट मैकिन्से और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पता चलता है कि उद्योग 4.0 नई तकनीकों जैसे रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT आदि द्वारा परिभाषित किया जाएगा।
जो गति, पैमाने और दायरे में 10 गुना या उससे अधिक तक के उच्च क्रम में तेजी के बदलाव ला सकते हैं। प्रौद्योगिकी अब प्रचलन पहले से कहीं ज़्यादा तेज होगा। नतीजतन प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए प्रौद्योगिकी की तैयारी के प्रयास बहुत आवश्यक हैं। सामाजिक सुरक्षा जाल में सुधार के अलावा उच्च कौशल और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के माध्यम से श्रमिकों के लिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की रणनीतियों पर काम करने की आवश्यकता है। यह सरकार, उद्योग और श्रमिक संघों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से एक ठोस आ- अंशांकित दृष्टिकोण की मांग करता है। श्रम की बढ़ी हुई लागत के मुद्दे पर इसे उच्च उत्पादकता द्वारा मुआवजा दिया जा सकता है। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए मजदूरी सुधारों की प्रारंभिक अवधि में कुछ कर लाभ, व्यापार में लेन-देन लागत को कम करने और बुनियादी ढांचे के उपयोग की दक्षता में सुधार के अलावा प्रणालीगत दृष्टिकोण किसी देश में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में संस्थानों की भूमिका पर नोबेल पुरस्कार विजेता 1993 डगलस सी नॉर्थ के काम से अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हुए व्यापार और उद्योग के लिए एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए सार्वजनिक संस्थानों की क्षमता का निर्माण करना आवश्यक है, ऐसा डगलस सी ने कहा था। सुधारों की प्रक्रिया सामग्री जितनी ही महत्वपूर्ण है, नीतिगत सुधारों में प्रक्रिया नवाचार पर जोर दिया जाना चाहिए और पूर्व निर्धारित सेवा गुणवत्ता स्तरों एसक्यूएल को लागू करने के लिए एक व्यापार केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि एक अत्याधुनिक प्लग एंड प्ले मॉडल के साथ एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके। नए उद्यमों और कुशल आंतरिक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकृत करने के लिए अंत में 1990 के दशक में बड़े पैमाने पर अनुपस्थित तेजी से वैश्वीकरण और बढ़ती आकांक्षाओं के अलावा अर्थव्यवस्था के भविष्य को विशेष रूप से ज्ञान के परिणामस्वरूप वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण और अपरिवर्तनीय बदलाव की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। 2010 के बाद से उद्योग 4.0 के तहत उन्नत प्रौद्योगिकियों के कारण व्यवसायों की गहन प्रकृति और घातीय प्रभाव, इसलिए 1990 के दशक से अब तक अपनाई गई रणनीति पर्याप्त रिटर्न सुनिश्चित नहीं कर सकती है और सार्वजनिक नीति निर्माण में नवीन दृष्टिकोणों की मांग कर सकती है। संक्षेप में, यह एक प्रणालीगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आर्थिक प्रणाली के अंतर जुड़े बुनियादी कारकों को शामिल करते हुए आर्थिक बुनियादी बातों को ठीक करने के लिए नीतिगत सुधारों के लिए आर्थिक प्रणाली में रचनात्मकता और नवाचार को अनलॉक करने के लिए कुल कारक उत्पादकता टीएफपी को बढ़ाने के लिए या उत्पादक क्षमता का एक उपाय और उच्च विकास प्राप्त करने के लिए। तो बातचीत थी डी.एन. गुप्ता जी के साथ, जो कि एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ जिसका टाइटल है डू नॉट सरेंडर द पीस इन अफ़गानिस्तान। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। अफ़गानिस्तान में समर्पण ना करें। जैसे ही पंजशीर गिरता है, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शक्तियों को अधिक जिम्मेदारी से कार्य करने की आवश्यकता का एहसास होना चाहिए। अफ़गानिस्तान में पंजशीर के पतन ने 12 अगस्त के बाद से एक अनकही अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति के सहज पक्ष को उजागर किया है कि अफ़गान युद्ध समाप्त हो गया है और अब यह देखना है कि तालिबान किस तरह सरकार बनाता है। इस सर्वसम्मति पर कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शक्तियों ने बस देखा, जबकि तालिबान ने पंजशीर घाटी पर हमला किया, जहां प्रतिरोध बल, जैसा कि चित्र में
अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में इकट्ठे हुए थे। श्री मसूद और श्री सालेह एक समावेशी सरकार के लिए तालिबान के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन तालिबान ने वार्ता के समय का उपयोग पंजशीर को घेरने और घाटी में बिजली और संचार में कटौती करने के लिए किया। फिर उन्होंने घोषणा की कि वार्ता टूट गई है और एक सैन्य हमला शुरू कर दिया। हथियारों का उपयोग करके जो संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने अफगान राष्ट्रीय सेना को प्रदान किए थे। पंजशीर का ज़्यादातर हिस्सा अब गिर चुका है और मिस्टर मसूद और मिस्टर सालेह छिपे हुए हैं। प्रतिरोध मोर्चा के प्रवक्ता और नागरिक समाज के एक प्रमुख अभिनेता फ़हीम दश्ती की हत्या कर दी गई। जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। पंजशीर के पतन के साथ लेकिन पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अभिनेताओं को लग सकता है कि कुछ किया जाना बाकी है। इसके विपरीत अब तक उनकी निष्क्रियता ने उनके जीवन की रक्षा करने की जिम्मेदारी दोगुनी बढ़ा दी है। हम कब तक देखेंगे जबकि पिछले 20 वर्षों के युवा और आशावान भेड़ियों समूह द्वारा अलग-अलग व्यक्ति फेंके गए हैं। प्रतिरोध बल अफगानिस्तान के अधिक उदार तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें से कई ने हामिद करज़ई और अशरफ गनी प्रशासन में काम किया है, जिनमें अफगान सेना भी शामिल थी। अन्य स्वतंत्र मीडिया सहित स्वतंत्र नागरिक समाज संगठनों में थे। वे शिक्षा और सार्वजनिक भागीदारी, चुनाव और सत्ता के व्यवस्थित हस्तांतरण, यहाँ तक कि स्वतंत्र मानवाधिकार निगरानी के महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करते हैं। वे अफगान राष्ट्रवादी जो मानते हैं कि अफगानिस्तान को अपने सभी पड़ोसियों के साथ उनकी किसी भी शत्रुता में शामिल हुए बिना संप्रभु अच्छे संबंध होने चाहिए। वे हमारे समर्थन के पात्र हैं, हमारी उदासीनता की नहीं। तालिबान ने दोहा में प्रतिज्ञा की कि वे अफगानिस्तान को बलपूर्वक नहीं लेंगे। कुल मिलाकर वे बस चलने में सफल रहे। हालांकि हेरात जैसे क्षेत्र थे जिसमें अफगान सेना लड़ी और हार गई, क्योंकि ऐसा करने के लिए जगह होने के बावजूद अमेरिका ने हवाई सहायता प्रदान नहीं की। उस समय घटनाएं इतनी तेज थीं कि अमेरिकी प्रतिक्रिया की कमी को माफ़ किया जा सकता है, लेकिन पंजशीर द्वारा युद्ध 2 सप्ताह में शुरू हुआ और प्रतिक्रिया करने के लिए समय पर्याप्त था। इसके बजाय हमने जो देखा वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय था, विशेष रूप से अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और अन्य लोकतंत्रों ने अपनी आंखें मूंद लीं। एक लाल रेखा की आवश्यकता। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक लाल रेखा खींच सकता है और उसे अवश्य ही खींचना चाहिए। उन्हें तब तक प्रतिबंधों की घोषणा करनी चाहिए जब तक कि तालिबान श्री मसूद और श्री सालेह के साथ बातचीत फिर से शुरू नहीं कर देता। साथ ही श्री करजई और डॉक्टर अब्दुल्ला के साथ बातचीत में प्रगति करता है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र निगरानी बल पर जोर दे सकते हैं कि पंजशीर घाटी में मानवीय सहायता की अनुमति दी जाए। साथ ही बहाल सेवाओं के साथ, जैसा कि अफगान मौलवियों और महिला समूहों द्वारा मांग की गई है, उन्हें आवश्यकता हो सकती है कि पंजशीर को एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में माना जाए, जब तक कि वार्ता में समावेशी सरकार न मिल जाए जिसका तालिबान ने वादा किया था। वे कह सकते हैं कि वे किसी भी तालिबान सरकार के साथ व्यवहार नहीं करेंगे जो इन शर्तों का पालन नहीं करती है। नोवेल कोरोना वायरस महामारी के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया भर में युद्धरत दलों से युद्ध विराम का आह्वान किया। अफगानिस्तान के लिए उस कॉल को जबरदस्ती दोहराया नहीं गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 13 सितंबर को मानवीय सहायता के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई है,
लेकिन क्या महासचिव संयुक्त राष्ट्र के आपातकालीन राहत समन्वयक मार्टिन ग्रिफिथ्स ने तालिबान का दौरा करते समय पंजशीर पर हमलों की समाप्ति या इसकी सेवाओं की बहाली पर चर्चा की? कुछ दिन पहले या 13 सितंबर की बैठक एक नम्र स्वीकृति से समाप्त होगी कि तालिबान का युद्ध लाभ, जो केवल अमेरिकी राष्ट्रपति जो ब्रिटेन की 31 अगस्त तक पूर्ण वापसी की घोषणा के बाद बढ़ गया, शांति के लिए शर्तें निर्धारित कर सकता है। अधिकांश अन्य संघर्षों में जिनमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हस्तक्षेप किया है, चाहे सैन्य रूप से या मध्यस्थता के माध्यम से, विजेताओं को शांति के लिए शर्तें निर्धारित करने की अनुमति नहीं दी गई है। बोस्निया और कोसोवो दोनों में सभी पक्षों का विकेंद्रीकरण और अल्पसंख्यक संरक्षण के किसी न किसी रूप को स्वीकार करना पड़ा, जैसा कि सूडान में युद्धरत दलों ने किया था। सरकार गठन। अब कुंजी तालिबान सरकार का गठन है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के अनुसार कथित तौर पर समूह ने तालिबान केवल अंतरिम प्रशासन के पहले सदस्यों की घोषणा की है, ताकि आगे परिवर्तन और सुधार की अनुमति दी जा सके। चूँकि यह अत्यधिक संभावना नहीं है कि आगे परिवर्तन और सुधार में गैर तालिबान सदस्यों के साथ किसी भी सार्थक संख्या में विस्तारित प्रशासन शामिल होगा, जो एक समावेशी सरकार के वादे को पूरा करेगा। फिर भी एक समावेशी सरकार तालिबान को भी लाभान्वित करेगी। यह उन्हें अपने पूर्व सहयोगियों को शरण देने में असमर्थता का अनुरोध करने की अनुमति देगा। उस संयम के बिना अफगानिस्तान को अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआईएस के इस्लामिक स्टेट खुरासान, पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ईटीआईएम) के लिए फिर से एक अभयारण्य बनने से रोकने के लिए बहुत कम होगा। उत्तोलन है। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शक्तियां अभी भी तालिबान पर प्रतिबंधों की घोषणा करके इस तरह के परिणाम को रोकने का प्रयास कर सकती हैं, जब तक कि एक समावेशी सरकार का गठन नहीं हो जाता, जिसके बिना वित्तीय सहायता प्रवाहित नहीं होगी और अफ़गान संपत्ति को फ्रीज नहीं किया जाएगा। तालिबान के मित्र सबसे प्रमुख पाकिस्तान, लेकिन कतर, चीन, ईरान, रूस और तुर्की को तालिबान नेताओं को प्रभावित करने की आवश्यकता है कि एक समावेशी सरकार जो क्षेत्रीय और गैर तालिबान राजनीतिक नेताओं को समायोजित करती है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए सबसे अच्छा और तेज मार्ग है। और उनके शासन का स्थिरीकरण। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वर्तमान में ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कि उनके पास कोई लाभ नहीं है। यह सच नहीं है। तालिबान सरकार की वित्तीय और मानवीय सहायता और मान्यता न केवल तालिबान के लिए बल्कि उनके समर्थकों के लिए और भी महत्वपूर्ण है। तालिबान के लिए महत्वपूर्ण चैनल के रूप में सामरिक महत्व का उल्लेख नहीं करने के लिए पाकिस्तान अपने द्वारा होस्ट किए गए अफगान शरणार्थियों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि करना चाहता है। चीन और रूस तालिबान के साथ तालमेल बिठाने के बारे में 2 बार सोच सकते हैं, यदि बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उन्हें मंजूरी दे देता है। ईरान पहले ही तालिबान से चुनाव कराने का आह्वान कर चुका है। कतर ने तालिबान को बातचीत के लिए लाने में वर्षों का निवेश किया है। वे भी शर्तें थोपने की स्थिति में हैं, क्योंकि वे तालिबान को समर्थन देने के पहले स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। क्षेत्रीय शक्तियां, विशेष रूप से अफगानिस्तान के पड़ोसियों के पास भी लाभ हैं। इसके अलावा वित्तीय सहायता और संपत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में मानवीय सहायता को रोकना नहीं चाहिए, जिसकी अफगानिस्तान को इतनी सख्त ज़रूरत है। दानकर्ता इस बात पर जोर दे सकते हैं कि सहायता संयुक्त राष्ट्र और अन्य मान्यता प्राप्त सहायता एजेंसियों द्वारा दी जाएगी, न कि तालिबान के माध्यम से। नेता कार्रवाई कर सकते हैं।
यह केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ही नहीं है जो दूसरी बार अफगानिस्तान को विफल कर चुका है, वह सभ्य समाज भी है। महिलाओं के समूह के अलावा हम में से कुछ, चाहे अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व या एशिया में हों, ने अपनी सरकारों से अफगानिस्तान में अपने नागरिक समाज के रिश्तेदारों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने के लिए याचिका दायर की। हमारे राजनीतिक नेताओं से एक समावेशी सरकार पर उपवास रखने का आग्रह करने में अभी भी देरी नहीं हुई है। जैसा कि तत्कालीन राष्ट्रपति करज़ई ने पाया था, क्षेत्रीय राजनीतिक नेता देश में किसी भी सरकारी स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि 2001 के बॉन सम्मेलन में तालिबान को बाहर करना एक महंगी गलती थी, तो तालिबान के कुछ हफ्तों के चलने तक अफगानिस्तान में शक्तिशाली गैर तालिबान समूहों को बाहर करने के लिए यह उतना ही महंगा होगा। यदि महंगा नहीं है, तो यह उतना ही सस्ता भी नहीं होगा। आखिरकार तालिबान को सैन्य जीत हासिल नहीं हुई। वे फिर से अफगानिस्तान में हैं क्योंकि अमेरिका, नाटो और गनी सरकार चली गई। संघर्ष को आत्मसमर्पण करने का मतलब शांति का आत्मसमर्पण करना नहीं है और ना ही होना चाहिए। लेख लिखा था राधा कुमार जी ने, जो एक लेखक और नीति विश्लेषक हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ जिसका टाइटल मेकिंग देम पे, जिसका हिंदी में मतलब है उन्हें भुगतान करना। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। ऐप स्टोर संचालकों को विनियमित करने के लिए एक कानून बिग टेक की एकाधिकार प्रकृति की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण कोरिया का नवीनतम कानून, जिसे गूगल विरोधी कानून कहा जाता है, कुछ ऐसा है जिसे भारतीय सांसदों को अनुकरण करने पर विचार करना चाहिए। पिछले हफ्ते इसकी संसद ने गूगल और एप्पल जैसे ऐप स्टोर ऑपरेटरों को अपने इन स्टोर भुगतान सिस्टम का उपयोग करने के लिए ऐप डेवलपर्स को मजबूर करने से रोकने के उद्देश्य से अपने दूरसंचार व्यवसाय अधिनियम में एक संशोधन पारित किया, जिसके लिए वे अत्यधिक शुल्क लेते हैं। नया कानून बाजार की स्थिति के अनुचित उपयोग पर भी एक रोक है। डिजिटल कॉमर्स के सर्वव्यापी होने के साथ गूगल और एप्पल द्वारा अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस अनुभव को नियंत्रित करने के साथ सरकारी कानूनों के लिए उन्हें विनियमित करना अनिवार्य हो गया है। दक्षिण कोरिया ब्लॉक से पहले स्थान पर है, लेकिन कई अन्य क्षेत्राधिकार भी पीछे नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया, जो हाल ही में इंटरनेट प्लेटफॉर्म को मीडिया कंपनियों को अपनी सामग्री प्रदर्शित करने के लिए भुगतान करने के लिए एक कानून लाया था, अब कथित तौर पर एप्पल पे, गूगल पे और वीचैट पे जैसी डिजिटल भुगतान सेवाओं को अपने नियामक दायरे में लाने की सोच रहा है। यूरोपीय संघ का मसौदा कानून इन बड़ी प्लेटफॉर्म कंपनियों को द्वारपाल बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि यह उन्हें संदर्भित करता है जो छोटी कंपनियों को उचित मौका देता है। यूरोपीय संघ का प्रस्ताव भी अधिक विकल्प रखने वाले ग्राहकों के आसपास केंद्रित है। क्या करें और क्या ना करें कि एक सेट का अनुपालन करें जो छोटी कंपनियों को उचित अवसर प्रदान करता है। यूरोपीय संघ का प्रस्ताव भी अधिक विकल्प रखने वाले ग्राहकों के आसपास केंद्रित है। ये लाइन यहाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको दोहराया है। इस लाइन का अर्थ यह है कि ऐसे ग्राहक जो कई विकल्प अपने पास रखते हैं, तो यूरोपीय संघ का जो प्रस्ताव है वो उन्हीं को ही सेंटर में रख करके एक प्रकार से बनाया गया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं।
लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका में पिछले महीने 3 सीनेटर इसी तर्ज पर एक विधेयक लाए। डेमोक्रेट रिचर्ड ब्लूमेंथल, एमी क्लोबूचर और रिपब्लिकन मार्शा ब्लैकबर्न द्वारा प्रस्तुत इस उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और ऐप अर्थव्यवस्था में द्वारपाल शक्ति को कम करना, विकल्प बढ़ाना और गुणवत्ता में सुधार करना और उपभोक्ताओं के लिए लागत कम करना है। यह सब उस चर्चित मामले में लंबित फैसले की पृष्ठभूमि में हो रहा है जिसमें फोर्टनाइट के पीछे की कंपनी एपिक गेम्स ने इस मुद्दे पर एप्पल पर मुकदमा दायर किया था। एप्पल द्वारा एपिक को अपने स्वयं के भुगतान प्रणाली को स्थापित करने के लिए अपने मंच से एपिक को बाहर करने के बाद कानूनी कदम शुरू हो गया था। ऐप स्टोर संचालक पूरी दुनिया में बैकफुट पर हैं। भारत में भी हाल के दिनों में ऐप डेवलपर्स का गुस्सा स्पष्ट हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुद्दे पर टुगेदर वी फाइट सोसाइटी नामक राजस्थान स्थित गैर लाभकारी संस्था से एप्पल को भारत में एक अविश्वास चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यह देखा जाना बाकी है कि नियामक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जांच का आदेश देता है या नहीं। पिछले साल इसने गूगल के खिलाफ इसी तरह के आरोपों की जांच शुरू की थी। ऐप स्टोर संचालकों को विनियमित करने वाला कानून इस तरह के मुद्दों पर इस सरकार की सोच से भारी विचलित नहीं होता है। हाल ही में इसने ई-कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण और स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स साइटों के विकल्प प्रदान करने के लिए डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क की स्थापना को बढ़ावा दिया। हालांकि चुनौती यह है कि नवीन नवाचारों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को कम किए बिना छोटे विक्रेताओं और डेवलपर्स की रक्षा की जाए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जांच का आदेश दिया है। पिछले साल इसने गूगल के खिलाफ इस तरह के आरोपों की जांच शुरू की थी। ऐप स्टोर संचालकों को विनियमित करने वाला कानून इस तरह के मुद्दों पर इस सरकार की सोच से भारी विचलित नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इसी के साथ एडिटोरियल की ये न्यूज़ समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ का टाइटल है निपाह एमिस्ट अ पेंडेमिक। इसका हिंदी में मतलब है महामारी के बीच निपाह। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। उप उष्ण कटिबंधीय संक्रमणों के लिए टीकों का विकास कोरोना वायरस युग की सफलता है। भारत कोरोना वायरस महामारी के संबंध में फिनिश लाइन के आसपास कहीं भी नहीं है। यहाँ तक कि केरल में निपाह वायरस के प्रकोप की आशंका भी सामने आई है, जिसमें कोझिकोड में एक की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि पश्चिम बंगाल और केरल में 2001 के बाद से कई बार वायरल संक्रमण के पुष्ट मामले सामने आए हैं। यह 2018 में कोझिकोड में प्रकोप था, जिसने 17 मौतों और 18 पुष्ट मामलों के बाद सुर्खियां बटोरी, जो उच्च संक्रमण से संबंधित घातकता को रेखांकित करता है। विदेशी वायरस के फैलने वाले प्रकोप भारत के लिए विदेशी नहीं है। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम द्वारा संकलित साप्ताहिक रिपोर्टों पर एक नज़र वायरल या बैक्टीरियल प्रकोपों की विविधता को दर्शाती है, जो बमुश्किल एक उल्लेख के साथ चमकते हैं, जब तक कि वे भारत के महानगरों को डेंगू के प्रकोप के रूप में धमकी नहीं देते हैं। H1N1, चिकनगुनिया या मलेरिया कभी-कभी होता है, तथापि SARS-CoV-2 महामारी इससे पहले हुए महत्वपूर्ण प्रकोपों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। कोझिकोड और मलप्पुरम में निपाह पहला प्रकोप था, जहां संपर्क अनुरेखण, RT-PCR एंटीजन परीक्षण और PPE किट जैसे शब्द केरल के सामान्य प्रवचन का हिस्सा बन गए। राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, जिसे केवल गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सराहा जाता था,
न संक्रमितों और उनके संपर्कों के बीच संबंध स्थापित करने और आगे प्रसार को रोकने के लिए उन्हें अलग-थलग करने की क्षमता के लिए प्रशंसा अर्जित की। एक संभावित महामारी के 3 प्रमुख पहलुओं संक्रमण नियंत्रण, उपचार और टीकाकरण के लिए अब राष्ट्रीय स्तर पर स्थित प्रोटोकॉल है। जब कोई संक्रमण होता है तो दुनिया अब समझती है कि प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में क्या नियंत्रित किया जा सकता है और क्या नहीं। कोरोना वायरस महामारी का ये सबक है जो भविष्य के प्रकोपों को सुनिश्चित करना चाहिए। उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए अंतराल पर मिस्ट्री फीवर के प्रकोप की रिपोर्ट करना नियमित हो गया था, जब वे अक्सर आसानी से निदान योग्य संक्रमण थे, जो कि एक सक्षम, सुलभ प्रयोगशाला परीक्षण से दूर थे। इस प्रकार, जबकि यह पता नहीं है कि भारत में नवीनतम निपाह का प्रकोप 2019 की तरह समाप्त हो जाएगा या 2018 से भी बदतर हो जाएगा, भारत को इस बात से प्रसन्न होना चाहिए कि प्रकोप की संभावना पहले और विशुद्ध रूप से प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण के विपरीत राष्ट्रीय चिंता और एक अग्रिम प्रतिक्रिया पैदा करती है। निपाह के लिए एक मानकीकृत उपचार मायावी बना हुआ है और उच्च मृत्यु दर को देखते हुए मामलों में स्पाइक आपदा का कारण बन सकता है। हालांकि कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि कोरोना वायरस के लिए विकसित टीके अगर पर्याप्त रूप से बदल दिए जाएं, तो निपाह वायरस के खिलाफ भी प्रभावी साबित हो सकते हैं। एक अन्य संभावित उम्मीदवार का टीका प्रारंभिक मानव परीक्षणों में है, क्योंकि टीकाकरण बीमारी के खिलाफ सबसे अच्छा दांव बना हुआ है। तथ्य यह है कि वैश्विक ध्यान और पूंजी को अब उष्णकटिबंधीय संक्रमणों के लिए टीके विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण अंतर है जो दुनिया कोरोना वायरस युग में कैसे प्रकोप के करीब पहुंचती है। निपाह के लिए एक मानकीकृत उपचार मायावी बना हुआ है और उच्च मृत्यु दर को देखते हुए मामलों में स्पाइक आपदा का कारण बन सकता है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। पढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। अगली टाइटल है रिफाइनिंग द रिजर्वेशन पॉलिसी। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। आरक्षण नीति को परिष्कृत करना। राजनीतिक दलों को आरक्षण लागू करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव करने चाहिए। फरवरी में चुनाव आयोग द्वारा राज्य चुनाव की समय सारणी की घोषणा करने से ठीक पहले तमिलनाडु विधानसभा ने सबसे पिछड़े वर्गों एमबीसी और विमुक्त समुदायों डीएनसी के कोटे के भीतर वन्नियाकुला के लिए 10.5% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक अपनाया। मई में 102वें संविधान संशोधन पर भरोसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक स्थिति को दोहराया कि राज्यों के पास सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों एसईबीसी की पहचान करने की शक्ति नहीं है। इसने राजनीतिक दलों की कड़ी प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जिससे केंद्र को अगस्त में 105वां संशोधन पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को एसईबीसी की अपनी सूची तैयार करने का अधिकार देता है। इस वर्ष से चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटे का 27% ओबीसी के लिए और 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित होगा। यह अन्ना द्रमुक और द्रमुक जैसी पार्टियों के न्यायिक हस्तक्षेप और कानूनी लड़ाई का नतीजा था। टोपी का उल्लंघन। इन सभी घटनाक्रमों में जाति आधारित जनगणना और आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की मांग को बल दिया है। इसकी वकालत करने वालों का तर्क है कि केवल जाति आधारित जनगणना ही विभिन्न जातियों की संरचना और संख्यात्मक ताकत को सामने ला सकती है।
इसे आधार मानकर आरक्षण की 50% की सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है। पिछले 10 वर्षों में जाति जनगणना के लिए कुछ प्रयास हुए हैं, लेकिन वे वांछित परिणाम नहीं दे पाए हैं। 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की रिपोर्ट 5 साल पहले सार्वजनिक की गई थी, लेकिन जाति के आंकड़ों के बिना कर्नाटक में इसी तरह की एक कवायद 2015 में शुरू की गई थी। रिपोर्ट अभी भी बाहर नहीं है। तमिलनाडु में जातियों पर डेटा एकत्र करने के लिए दिसंबर 2020 में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, लेकिन 6 महीने बाद आयोग समाप्त हो गया। यह स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल जाति आधारित जनगणना के निष्कर्षों से सहमत नहीं होंगे, चाहे वह कितनी भी अच्छी तरह से आयोजित किया गया हो। अगर उन्हें लगता है कि कुछ जातियों की ताकत के बारे में उनकी धारणा जनगणना के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती है। इसके अलावा अकेले इस तरह के किसी भी डेटा, विशेष रूप से ओबीसी से संबंधित का उपयोग आरक्षण पर 50% की सीमा को तोड़ने के आधार पर नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में ओबीसी की आबादी के लिए आरक्षण की मात्रा को जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 4 और 5 के अनुच्छेद 16 के खंड 4 को पढ़ने से पता चलता है कि एसईबीसी के लिए आरक्षण की योजना अनुमेय है, लेकिन केवल उन ओबीसी के लिए है जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जैसे राज्य में सेवाएं। जैसा कि इंदिरा साहनी मामले 1992 में निर्धारित किया गया था, मात्रा को सीमा से अधिक होने का औचित्य साबित करने के लिए असाधारण परिस्थितियां होनी चाहिए। तमिलनाडु एक उत्कृष्ट मामला है, जहां एमबीसी, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जाति एसटी के लिए 69% कोटा प्रदान करता है। लेकिन तमिलनाडु में भी आरक्षण की योजना आरक्षित समुदायों की आबादी को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार राज्य में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और डीएनसी की जनसंख्या लगभग 67% थी, एक आंकड़ा जो राज्य सरकार अभी भी उपयोग करती है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार एससी और एसटी का हिस्सा 21.11% है। कई अन्य राज्यों ने सीमा का उल्लंघन किया है। उन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा अपनाया है। हालांकि पिछड़े वर्गों के कारणों को उजागर करते हुए राजनीतिक दलों को टोपी के पीछे के तर्क को ध्यान में रखना चाहिए। मई 2021 के मराठा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंदिरा साहनी मामले द्वारा निर्धारित आरक्षण के लिए 50% की अधिकतम सीमा संविधान के अनुच्छेद 16 में निहित समानता के सिद्धांत पर है। राजनीतिक दलों को टोपी के पीछे के तर्क को ध्यान में रखना चाहिए। मई 2021 के मराठा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा साहनी मामले द्वारा निर्धारित आरक्षण के लिए 50% की अधिकतम सीमा संविधान के अनुच्छेद 16 में निहित समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उसी के आधार पर है। उप वर्गीकरण की आवश्यकता। साथ ही यह सर्वविदित है कि आरक्षण की योजना विसंगतियों से ग्रस्त है। इसे परिष्कृत करने की जरूरत है। मुख्य रूप से यदि आरक्षण का लाभ ओबीसी के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है, तो उपवर्गीकरण एक पूर्वापेक्षा है। 3 उप श्रेणियों के निर्माण का सुझाव देते हुए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 2015 में क्रीमी लेयर पर प्रावधानों को सुव्यवस्थित करने के बजाय ओबीसी के वर्गीकरण की आवश्यकता पर अधिक जोर दिया। आरक्षण नीति का निष्पक्ष क्रियान्वयन। उम्मीद है कि केंद्र द्वारा अक्टूबर 2017 में ओबीसी की केंद्रीय सूची में समुदायों के उपवर्गीकरण के उद्देश्य से गठित रोहिणी आयोग 3 या 4 महीने में अपना काम पूरा कर लेगा। पार्टियों को क्रीमी लेयर की अवधारणा पर भी निष्पक्ष नज़र रखनी चाहिए। 50 साल पहले तमिलनाडु के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश की थी कि पिछड़े वर्गों में समृद्ध वर्गों को समानता के कारण आरक्षण से बाहर रखना चाहिए।
वार्षिक आय सीमा क्रीमी लेयर को निर्धारित करने वाले मापदंडों में से एक है। सितंबर 1993 से इसे हर 3 साल में संशोधन के मानदंड के खिलाफ केवल 5 बार संशोधित किया गया था। आय सीमा को बार-बार संशोधित करने के अलावा केंद्र सरकार को सीमा में संशोधन करते समय जीडीपी में वृद्धि की प्रवृत्ति, मुद्रास्फीति, प्रति व्यक्ति आय और जीवन यापन की लागत में वृद्धि जैसे कई कारकों पर विचार करना चाहिए। क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए प्रति वर्ष 8 लाख रुपए की वर्तमान सीमा को बढ़ाने के लिए एक मजबूत मामला होने के बावजूद आय की परिभाषा को बदलने की ज़रूरत है। वर्तमान में वेतन और कृषि से आय पर विचार नहीं किया जाता है, लेकिन अन्य स्रोतों से आय को ध्यान में रखा जाता है। आय के स्रोत की प्रकृति पर यह शर्त न केवल स्थिति को जटिल बनाती है, बल्कि उन उम्मीदवारों के लिए भी अनुचित है जिनके माता-पिता उच्चतम आय सीमा से अन्य स्रोतों के माध्यम से मामूली रूप से अधिक कमा सकते हैं। जुलाई में तमिलनाडु सरकार के बीसी, एमबीसी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव द्वारा राजस्व प्रशासन आयुक्त को भेजे गए एक पत्र में यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। संचार के अनुसार अन्य मापदंडों पर विचार करने के अलावा जिला कलेक्टरों को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से उम्मीदवारों के माता-पिता अपनी वार्षिक आय कैसे अर्जित करते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि माता-पिता की आय वेतन के माध्यम से 25 लाख रुपए या कृषि के माध्यम से 50 लाख रुपए है, ऐसे उम्मीदवारों को ओबीसी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लेकिन अगर माता-पिता अन्य स्रोतों के माध्यम से 8.1 लाख रुपए कमाते हैं, तो उनके बेटी या बेटी को प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की रिक्तियों को भी शीघ्र भरा जाए। संसदीय समिति ने कहा था कि 1 जनवरी 2016 तक केंद्र सरकार के 78 मंत्रालयों और विभागों में ओबीसी कर्मचारियों की संख्या 27% के कोटे के मुताबिक सिर्फ 21.57% थी। समूह ए और बी सेवाओं के संबंध में ओबीसी का हिस्सा बहुत कम था। यह केवल रिक्तियों को भरने के लिए केंद्र द्वारा बार-बार विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस तरह का दृष्टिकोण कुछ वर्गों में चिंताओं का ख्याल रखेगा कि क्रीमी लेयर के कई मानदंडों को लागू करने से 27% कोटा योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। यदि वे वास्तव में सामाजिक न्याय, सभी को शामिल करने और ओबीसी के बीच वंचितों की दुर्दशा के बारे में चिंतित हैं, तो राजनीतिक दलों को अमूर्त मुद्दों पर लड़ने के बजाय आरक्षण को लागू करने के तरीके में महत्वपूर्ण और गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। लेख लिखा था रामकृष्णन जी ने। इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। न्यूज़ का टाइटल है डिकोडिंग एसेट मोनेटाइजेशन। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। डिकोडिंग संपत्ति मुद्रीकरण। एनएमपी एक साहसिक पहल है, लेकिन इसकी सफलता सुनिश्चित नहीं है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी एक साहसिक पहल है, लेकिन आइए पहले समझते हैं कि एनएमपी क्या है और क्या नहीं है। एनएमपी सरकार के स्वामित्व वाली संपत्तियों की बिक्री के बारे में नहीं है। यह निजीकरण या विनिवेश के बारे में नहीं है। प्रस्ताव बुनियादी ढांचा संपत्ति की करना जो इच्छुक निजी बोलीदाताओं को दीर्घकालिक रियायत समझौते के तहत सरकार के स्वामित्व में रहेगा। पीपीपी मॉडल के साथ तुलना। एनएमपी 2000 के दशक के मध्य में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए फर्स्ट की दुर्भाग्यपूर्ण सार्वजनिक निजी भागीदारी के बुनियादी ढांचे के विकास से भी बहुत अलग है। यह कार्यक्रम बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर बीओटी रियायत समझौतों के तहत
ग्रीनफ़ील्ड या बुनियादी ढाँचा परियोजना के निर्माण, संचालन और फिर हस्तांतरण के लिए निजी पार्टियों को आकर्षित करने के बारे में था। ये जीतने वाले निजी बोलीदाताओं को न केवल परिचालन जोखिम, बल्कि परियोजना के विकास और विनिर्माण के लिए जैसे कि टोल रोड को खरोंच से लेने का निर्देश देते हैं। यह एक जटिल और गड़बड़ प्रक्रिया थी। इसमें ज़मीन का अधिग्रहण शामिल था। यह प्रक्रिया विवादास्पद हो गई और देरी के अधीन थी। इसमें पर्यावरण और अन्य नियामक अनुमोदन हासिल करना शामिल था। यह हासिल करना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। इसमें निर्माण और डिज़ाइन मानकों को पूरा करना शामिल था। इसका अनुपालन रियायत देने वाले प्राधिकारी और छूटग्राही के बीच घर्षण का एक स्रोत बन गया। यह सब सार्वजनिक और निजी पार्टियों के बीच विश्वास को कम करता है और विवादों की एक बड़ी मात्रा को जन्म देता है, जिसके लिए कोई आसानी से उपलब्ध समाधान तंत्र नहीं था। इसके विपरीत एनएमपी एक टोल ऑपरेटेड ट्रांसफर टीओटी रियायत समझौते के तहत ब्राउनफील्ड बुनियादी ढांचे की संपत्ति जैसे पहले से ही संचालित अंतर्राज्यीय टोल राजमार्गों को पट्टे देने के बारे में है। ऐसी व्यवस्था में भूमि का अधिग्रहण शामिल नहीं है, न ही छूटग्राही को कोई निर्माण जोखिम लेने की आवश्यकता है। पीपीपी कार्यक्रम में जो आवश्यक था, उसकी तुलना में यह प्रक्रिया बहुत सरल और स्वच्छ होने का वादा करती है। निजी पूंजी के एक अलग वर्ग को आकर्षित करना भी निश्चित है। बीओटी बोलियों में सफल होने के लिए सिस्टम को नेविगेट करने और प्रबंधित करने की एक सिद्ध क्षमता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इसने युद्ध कठिन घरेलू उद्यमियों को आकर्षित किया, जो परियोजना लागत के गोल्ड प्लेटिंग के माध्यम से या सरकारी निरीक्षकों या मित्र बैंकरों की मांग के साथ बातचीत बस्तियों के समाधान से मूल्य निकालने के रचनात्मक तरीके खोजने में माहिर थे। दूसरी ओर एनएमपी की बोली प्रक्रिया के तहत सफलता के लिए एक विशेष वर्ग के बुनियादी ढांचे की संपत्ति को चलाने में परिचालन अनुभव और रियायत के जीवन पर उत्पन्न संभावित नकदी प्रवाह की एक मजबूत समझ की आवश्यकता होगी। यह सबसे बड़े वैश्विक पेंशन फंड को आकर्षित करने के लिए निश्चित है। अनुबंध डिजाइन और कार्यान्वयन। एनएमपी की सफलता किसी भी तरह से सुनिश्चित नहीं है। पहले से चल रही संपत्तियों के लिए बोली लगाने और लंबी अवधि की रियायतें तैयार करने के लिए काफ़ी कौशल की आवश्यकता होती है। इन रियायत समझौतों के लंबे कार्यकाल को देखते हुए उन्हें कुछ लचीलेपन की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक पक्ष की अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे कि जलवायु से संबंधित आपदाओं से निपटने और अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकने का अवसर प्राप्त हो। अनुबंधों में निजी पार्टी से अपेक्षित स्पष्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेत और संपत्ति के लिए स्पष्ट बेंचमार्क भी शामिल होने चाहिए, क्योंकि इन्हें सरकार द्वारा रियायत की शुरुआत सौंपी जाती है। संभावित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के बारे में विवादों से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है, जो परिसंपत्ति को चालू रखने के लिए आवश्यक हो सकता है। दूसरा, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अनुबंध कितनी अच्छी तरह से तैयार किया गया है, इसे भी प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। अनुभव से पता चलता है कि सरकारी विभागों में रियायत समझौतों के कार्यान्वयन में अस्पष्टता डालने की प्रवृत्ति है, ताकि उनके पास छूटग्राही पर अधिक अधिकार हो। इससे बचने के लिए यह उपयोगी होगा यदि रियायत समझौतों को प्रशासित करने की जिम्मेदारी सीधे संबंधित मंत्रालयों और या उनकी एजेंसियों के पास हो। तीसरा, एक मजबूत विवाद समाधान तंत्र स्थापित करना महत्वपूर्ण है। इन सभी कारणों से संबंधित मंत्रालयों की उचित सहायता से अलग, लेकिन अनुबंध डिजाइन, बोली और कार्यान्वयन की देखभाल करने के लिए कौशल जिम्मेदारी के साथ एक केंद्रीकृत संस्थान स्थापित करने का एक मजबूत मामला है। 3PPP इंडिया जैसी संस्था, जिसे पहली बार 2014 के बजट में पेश किया गया था, की ज़रूरत है। अंत में हमेशा अंडर वादा और अति वितरण करना बुद्धिमानी है।
सरकार उन क्षेत्रों से शुरुआत कर सकती है जो प्रयोग का विस्तार करने से पहले सबसे बड़ी नकदी प्रवाह की भविष्यवाणी और कम से कम नियामक अनिश्चितता प्रदान करते हैं। यह भी सुनिश्चित कर सकता है माफ़ कीजिए, यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि एनएमपी से जुटाए गए संसाधनों का उपयोग राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत नई संपत्ति निर्माण के लिए किया जाता है। इससे विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। बातचीत थी राजीव लाल, जो कि प्रोफेसरियल रिसर्च फेलो हैं, सिपकिबून इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है नीडेड अ ट्रिब्यूनल फॉर CAPF। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। CAPF के लिए एक न्यायाधिकरण की आवश्यकता। यह न्याय के शीघ्र वितरण को सुनिश्चित करेगा और उच्च न्यायालयों के बोझ को कम करेगा। पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के अधिकारियों के छुट्टी से अधिक रहने के कई मामले सामने आए हैं। इसने गृह मंत्रालय MHA को 23 अगस्त 2021 को CRPF मुख्यालय को सुरक्षा बल न्यायालय SFC के प्रावधानों को शामिल करने के लिए आदेश जारी करने के लिए प्रेरित किया, जैसा कि अन्य CAPF केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिनियमों और नियमों में उपलब्ध है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए, ताकि ऐसे मामलों को न्यूनतम समय के भीतर अंतिम रूप दिया जा सके। पूछताछ में देरी। CRPF के नियम अराजपत्रित रैंकों के खिलाफ विभागीय जांच के संचालन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हैं और अधिकारी आमतौर पर प्रक्रिया से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। नतीजतन उच्च न्यायालयों में चुनौती दिए जाने वाले अधिकांश मामलों को बरकरार रखा जाता है। सामान्य परिस्थितियों में विभागीय जांच 3 से 6 माह में पूरी कर ली जाती है, लेकिन जब राजपत्रित अधिकारियों को चार्जशीट किया जाता है तो पूछताछ का आदेश देने में अधिक समय लगता है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और MHA जैसे अन्य संस्थानों को भी उनके विचारों के लिए रोपित किया जाता है। जब कर्मचारी लंबी अवधि के लिए अपनी छुट्टी से अधिक समय तक रुकते हैं, तो दोषी अधिकारियों को प्रस्तुत अधिकारी और आरोपित अधिकारी के रक्षा सहायक के साथ जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। यदि उनमें से एक भी सुनवाई के लिए उपस्थित होने में विफल रहता है, तो भी जांच के संचालन को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। अक्सर जांच एक पक्षीय रूप से की जाती है, आरोपी अधिकारी की उपस्थिति के बिना। ऐसे मामलों में दर्ज किए गए बयान और अन्य दस्तावेज आरोपित अधिकारी को भेजे जाने चाहिए। डाक की देरी से मामला और बढ़ जाता है, चूँकि अधिकांश अधिकारी परिचालन संबंधी मामलों में व्यस्त होते हैं, जिन्हें अन्य सभी चीज़ों पर प्राथमिकता मिलती है, इसलिए पूछताछ पीछे हट जाती है। जांच करने के लिए न केवल जांच अधिकारी को अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालना पड़ता है, बल्कि आरोपित अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी और रक्षा सहायक, यदि कोई भी हो, अक्सर आरोपित अधिकारी को कुछ अभियोजन दस्तावेज उपलब्ध कराने में देरी होती है, जो उनसे अपना बचाव तैयार करने की मांग कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी मंत्रालयों और विभागों में इस तरह की देरी होती है, जबकि अराजपत्रित रैंक के मामले में पूछताछ कुछ महीनों के भीतर पूरी हो जाती है। अधिकारियों के मामले में अनुचित देरी का कोई कारण नहीं हो सकता है। निगरानी प्रणाली बहुत सख्त होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश सेवारत अधिकारी जिन्हें जांच अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है, उन्हें उनकी सामान्य जिम्मेदारियों के अलावा पूछताछ करने का काम सौंपा जाता है, इसलिए पूछताछ को उचित प्राथमिकता नहीं दी जाती है। समाधान। इसका समाधान सेवानिवृत्त अधिकारियों की को जांच अधिकारियों के रूप में नियुक्त करने में है, जो अपना समय जांच के संचालन में लगा सकते हैं, जैसा कि सरकार के अधिकांश विभागों में किया जा रहा है।
एसएफसी और विभागीय जांच के बीच अंतर यह है कि पूर्व एक विशुद्ध रूप से न्यायिक प्रक्रिया है, जहां अपराध को उचित संदेह से परे साबित किया जाना है और आरोपित अधिकारी अपने बचाव के लिए एक कानूनी व्यवसायी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। बाद वाला एक अर्थ न्यायिक कार्यवाही, जहां संभाव्यता की प्रबलता का मात्र तत्व अपराध को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त है। यदि 1949 का केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम एक मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी क्षमता के एक कमांडेंट द्वारा न्यायिक परीक्षण करने का प्रावधान करता है, शायद ही कभी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में आता है। इसलिए विभागीय जांच का संचालन बेहतर विकल्प है। सेवा मामलों में देश भर के उच्च न्यायालयों में बढ़ते मामलों के साथ यह उचित समय है कि सरकार रक्षा सेवाओं के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की तर्ज पर सीएपीएफ के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना पर विचार करे। सीएपीएफ से महानिरीक्षक और अतिरिक्त महानिदेशक के पद के सेवानिवृत्त अधिकारी उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ इन न्यायाधिकरणों की हिस्सा बन सकते हैं। इससे त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा। बातचीत थी एमपी नथानेल जी के साथ, जो सीआरपीएफ के पुलिस महानिरीक्षक सेवानिवृत्त हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ का टाइटल है ग्रोथ इन एलोपैथिक ड्रग कंपनीज। ये आज से 50 साल पहले 8 सितंबर 1971 की बात है। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। एलोपैथिक दवा कंपनियों में वृद्धि। एलोपैथिक फार्मूलेशन और बुनियादी दवाओं का निर्माण करने वाली वाणिज्यिक इकाइयों ने आज़ादी के 24 वर्षों के दौरान अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। कुल 2300 इकाइयाँ अब रुपए का कारोबार कर रही हैं। रुपए के मुकाबले 266 करोड़ रुपए। 1947 में 10 से 15 करोड़ रुपए। इसका खुलासा आज केंद्रीय पेट्रोलियम और रसायन राज्य मंत्री श्री पीसी सेठी ने कहा, जबकि सरकार निर्माण के क्षेत्र में प्रगति से काफ़ी हद तक संतुष्ट थी। यह देखने के लिए समान रूप से चिंतित था कि फार्मूलेशन और दवाएं लोगों को उचित मूल्य पर बेची गईं। एक स्थानीय दवा निर्माण कंपनी द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में बोलते हुए श्री सेठी ने कहा कि ड्रग कंट्रोल एक्ट दवाओं और अन्य दवाओं की कीमतों की जांच में एक प्रभावी उपाय साबित हुआ है। मंत्री ने सहमति व्यक्त की कि कुछ दवाएं अभी भी अधिक कीमत पर बेची जा रही हैं, लेकिन यह डीलर स्तर पर समायोजन की कमी के कारण था। श्री सेठी ने कल इस मामले पर बंबई में कई निर्माताओं के साथ बातचीत की थी और आशा व्यक्त की थी कि जल्द ही यह असमानता दूर हो जाएगी। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। न्यूज़ जिसका टाइटल है एलिज्ड चीटिंग। ये आज से 100 साल पहले 8 सितंबर 1921 की घटना है। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। कथित धोखाधड़ी। आज के 5वें प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट कलकत्ता ने उस मामले की सुनवाई शुरू की जिसमें एक युवा यूरोपीय जेएस क्रेडॉक पर धोखाधड़ी के 3 अलग अलग आरोपों पर मुकदमा चलाया गया था। लोक अभियोजक ने मामले की शुरुआत करते हुए कहा कि बर्मा के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉक के भतीजे के रूप में प्रस्तुत करने वाले आरोपी ने ग्रैंड होटल में इंपीरियल बैंक के मिस्टर मैकेंजी के परिचित को उठाया, जहां पर दोनों रह रहे थे। उन्होंने मिस्टर मैकेंजी को सूचित किया कि बैंड डमेन ईस्टर्न सर्किट लिमिटेड में उनके 10,000 शेयर हैं और उनसे रुपए के ऋण की व्यवस्था करने के लिए कहा। श्री मैकेंजी ने उन्हें सेंट्रल बैंक के एजेंट को और पत्र दिया और आरोपी को
₹6000। बैंडमैन ईस्टर्न सर्किट में 10,000 शेयरों के लिए आवंटन प्रमाण पत्र के बंधक पर गारंटर के रूप में मैकेंजी के साथ 6,000। बाद में यह पता चला कि आरोपी को चार्टर्ड बैंक पर 1 लाख का चेक जारी करके 10,000 शेयरों के लिए आवंटन पत्र मिला, जबकि उसके पास केवल 20 रुपये थे। इसके बाद आरोपी ने मिस्टर मैकेंजी की मोटर कार एक दिन के लिए उधार ली और उससे मिस्टर करनानी के 7 रुपये 5,000 की सुनवाई चल रही है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। अंत में एडिटोरियल सेक्शन की सबसे अंतिम, जिसका टाइटल है डेटा पॉइंट। तो इस डेटा पॉइंट का जो मेन लाइन है वो है नो लर्निंग ऑनलाइन। इस डेटा पॉइंट में 2 सर्वे जो कि स्कूल चिल्ड्रन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग और एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर के मुताबिक आंकड़ों को दिखाते हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि अगस्त 2021 में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 8% बच्चे और शहरी क्षेत्रों में 25% बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की है, जिसमें से कई सारे बच्चों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम्स को फेस किया है। साथ ही साथ कई सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे। इसके साथ ही नीचे आप देख सकते हैं कि बच्चों के भाषा और गणित से संबंधित क्षमताओं को दर्शाया गया है कि 2016 से लेकर 2020 तक प्रत्येक 2 वर्षों में भाषा और गणित से संबंधित दक्षताओं में सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं के बच्चों में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे ध्यान से पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी के साथ आज की एडिटोरियल न्यूज़ की समाप्ति होती है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।